अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 में हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर में भी करके आ चुके हैं एंड 10th क्लास में भी हमारा पूरा एक चैप्टर था पार्शियल फ्रैक्शन पे, फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज कब करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में, देखें ये डिनोमिनेटर में मेरे पास दो वेरिएबल्स जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब आप लोगों ने 10th क्लास में 4 एक्सरसाइजेस थी आपकी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, जिसमें से एक्सरसाइज 4.1 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फंक्शन आ जाए। अब देखिए ये भी मेरे पास लीनियर फंक्शन है, ये भी मेरे पास लीनियर फंक्शन है, तो हम लोग किस तरह से उसको रिजॉल्व करवाएंगे। मैं लिखूंगी उसको a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फंक्शन प्लस b डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फंक्शन। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक लीनियर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है जबकि दूसरा लीनियर फंक्शन एज इट इज आ रहा है, तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फंक्शन विदाउट स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फंक्शन विद स्क्वायर। ठीक है, प्लस c डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फंक्शन। ठीक हो गया। अगर स्क्वायर होगा तो आप लोगों ने पहली वाली में स्क्वायर नहीं लगाना, जबकि सेकंड वाली में आप लोगों ने स्क्वायर लगा देना है। लीनियर फंक्शन में ऊपर हमारे पास सिंपल a आता है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 में फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दो क्वाड्रेटिक हैं तो हम लोग उसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक के ऊपर हमेशा हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी, या फिर आगे आप लोग सी एक्स प्लस डी, या फिर ई एक्स प्लस एफ, इस तरह से करके लिखेंगे। ठीक है, लेकिन उसके उसके साथ आप लोगों के पास एक के साथ वेरिएबल ए आएगा, जबकि दूसरा आपके पास एज इट इज आएगा, यानी ए एक्स प्लस बी, उसी तरह से सी एक्स प्लस बी, उसी तरह से ई एक्स प्लस एफ। ठीक है, सो ऑन। उसी तरह से एक्सरसाइज 4.4 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक क्वाड्रेटिक के ऊपर आप लोगों के पास आ जाता है स्क्वायर जबकि एक लीनियर फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक को एक को आप बगैर स्क्वायर के लिखेंगे जबकि दूसरे को आप लोग स्क्वायर के साथ लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक है तो उसके ऊपर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, प्लस ये जो उनका लीनियर है उसके ऊपर हमेशा हम लोग एक ही सिंगल अल्फ़ाबेट के साथ उसको शो करते हैं, यानी ई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आपके पास क्लास 10 वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इवैल्यूएट द इनडिफाइंड इंटीग्रल्स आफ्टर डिकम्पोजिंग द फॉलोइंग रैशनल फंक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अच्छा बच्चों, ई पार्ट हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे कंपेयर करें न्यूमिनेटर की पावर को एंड डिनोमिनेटर की पावर को, तो मेरे पास न्यूमिनेटर की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, जबकि डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर मेरे पास क्या है, 3 है। और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास नोमिनेटर की निस्बत से डिनोमिनेटर में बड़ी पावर होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मेरे पास डिनोमिनेटर में, अब देखें इस केस में छोटी पावर आ गई है, तो मुझे क्या करना है, इसको डिवाइड करते हुए न्यूमिनेटर की पावर को छोटी पावर तक लाना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, मुझे इसको प्रॉपर बनाते हुए फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो अभी मैं इसको डिवाइड करूंगी। डिवाइड हम लोग को पार्ट बी में भी करके आ चुके हैं। कैसे हम लोग डिवाइड करेंगे, अब कौन सी चीज़ को अंदर रखेंगे, कौन सी चीज़ को बाहर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास था 5/2, तो 5 को मैं अंदर रखूंगी एंड 2 को मैं बाहर रखूंगी। उसी तरह से न्यूमिनेटर वाली, मतलब जो न्यूमिनेटर वाली चीज़ होती है उसको हम लोग अंदर रखते हैं एंड डिनोमिनेटर वाली चीज़ को हम लोग बाहर रखते हैं। ठीक है, पहले ही मल्टीप्लाई करवा देना एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस 1 के साथ। ठीक है, अब देखिए मैंने एक्स क्यूब को कौन से ऐसे नंबर के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास यहाँ पे एक्स पावर 4 आ जाए। ठीक है, मतलब इस इधर मेरे पास एक ही एक्स की कमी है। अगर मैं एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करवाऊंगी एक्स एक्स के साथ तो मेरे पास एक्स पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगी एक्स के साथ तो मेरे पास माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एंड आगे कोई टर्म है ही नहीं तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करवाएं। ठीक है, अब मुझे इस एक्स पावर 4 को एंड इस एक्स पावर 4 को कैंसिल आउट करना है, तो मैं कैसे कैंसिल आउट करूंगी। सिंपली मैं ये जो सी नीचे वाली इक्वेशन है जिसको मैंने अभी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया, उस पूरी इक्वेशन के साथ मैंने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब देखिए प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखें ये मेरे पास बेसिकली क्या है, इसके साथ साइन कौन सा, एक्स क्यूब के साथ कौन सा साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बेसिकली इस एक्स क्यूब के साथ मेरे पास प्लस का साइन है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज आ जाएगा और आगे वाली चीज़ भी मेरे पास एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 की चीज़ थी। इक्वेशन नंबर 2 में कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म या कोई 2 वाली टर्म है ही नहीं, इनके बराबर ये कोई टर्म है ही नहीं जिनके साथ हम लोग कंपेयर करते हुए इनको सॉल्व कर सके, तो ये एज इट इज़ मेरे पास नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अभी मेरे पास ये चीज़ आ गई है, मतलब हम लोग, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास रिमाइंडर है। अगर मैं इसको अभी लिखना चाहूँ तो मेरे पास आएगा एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर।
अभी मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिनोमिनेटर में बड़ी पावर होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम पावर हमारे पास डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, लेकिन अभी तो मेरे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की दोनों की सेम पावर्स हैं, ठीक है। मुझे अभी भी मतलब बड़ी पावर चाहिए डिनोमिनेटर में, तो मुझे इस एक्स क्यूब को मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे पास अभी तक सही से डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। हमें आगे मज़ीद इस पर कैलकुलेशन करनी है, मज़ीद इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं एक्स क्यूब को कौन से ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो कि मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए। तो एक्स क्यूब यहाँ पे भी, एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, तो सिंपली हम लोग +1 लिख देते हैं। एक्स क्यूब जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से -x² एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन जो मैंने नीचे वाली अभी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, उसके साथ मैं नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करवा दूंगी, सो दैट मेरे पास यहाँ से एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑपोजिट साइन वाले चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है ना, इसके साथ भी नेगेटिव साइन को लगा दिया एंड इसके साथ भी नेगेटिव साइन को लगा दिया। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। उसी तरह से आप देखें मेरे पास इस वाले एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहले वाला नेगेटिव साइन इसका वाला और नेगेटिव साइन जो अभी मैंने लगाया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसके साथ इस एक्स स्क्वायर के साथ बेसिकली मेरे पास प्लस साइन है, ठीक है। तो -x² प्लस x² कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड ये वाला जो 2 है वो एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं लिख के देखती हूँ क्या मेरे पास अब ठीक है कि नहीं है। कैसे हम लोग किसी भी टर्म को लिखते हैं, इस ऑर्डर में हम लोग चलते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले मैं ये चीज़ लिखूंगी कोशेंट वाली प्लस रिमाइंडर जो कि मेरे पास है 2 डिवाइडेड बाय दिस, यानी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, देखें अब मेरे पास डिनोमिनेटर में बड़ी पावर आ गई है, तो इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे इस पे भी और इस पे भी। मतलब मेरे पास ये मेन फंक्शन है जिसको मैंने इस तरह से रिजॉल्व करके लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए इस पे मेरे पास अच्छी खासी कैलकुलेशन होती है। अभी मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हुए इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको लिख देती हूँ इंटीग्रल ऑफ x+1 प्लस इसको मैं आई के इक्वल लेट कर लेती हूँ इस पूरी चीज़ को, सो दैट मुझे पीछे वाली चीज़ को बार बार लिखना ना पड़े एंड पे। और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देती हूँ, इस एंड पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो वापस से मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आई को लेकर चलती हुई आ रही हूँ, यानी आई इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसके साथ dx भी आएगा, ठीक है। अब अगेन मैं इसको अगर इस तरह से लिखना चाहूँ 2 डिवाइडेड बाय, यानी यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ यानी x-1, वही मतलब वही चीज़ जो मुझे क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, ठीक है। अब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लेती हूँ, यानी मैं लिख सकती हूँ क्या a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय x-1, यानी मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जिसके ऊपर मेरे पास स्क्वायर लगा हुआ है, उस तरह से x-1 लीनियर फंक्शन है। तो मैंने एक इसको a डिवाइडेड बाय एक्स लिखते हुए प्लस b डिवाइडेड बाय वही सेम फंक्शन को लिखते हुए उसके ऊपर स्क्वायर लगाया अब प्लस c, ठीक है। यानी मैं लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू x-1 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं राइट साइड पे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेते हैं, वही जो मैंने आपको तरीका बताया कि जो क्रॉस में वैल्यूज़ होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर ले, जो नीचे वाली वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 टर्म्स है तो उस तरह बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग इधर देख लें कंपेयर करते हुए कि किस चीज़ में किस चीज़ की कमी है। अब देखिए मेरे पास ए के नीचे क्या है, एक्स है। इस डिनोमिनेटर को मुझे सेम बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक तो एक और एक्स की कमी है एंड x-1 की कमी है। अगर मैं उनको भी दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देती हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर सेम इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास b के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए की कमी है, सिर्फ x-1 की कमी है, ठीक है। तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा। अब देखें c में मेरे पास किस चीज़ की कमी है, सिर्फ एक्स स्क्वायर की कमी है, तो दैट मेरे पास इस तरह का डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसके साथ भी मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू x-1 आ जाएगा, इसके साथ भी एक्स स्क्वायर इंटू x-1 आ जाएगा और इसके साथ भी एक्स स्क्वायर इंटू x-1 आ जाएगा। तो क्या मैं एक दफ़ा करके लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इंटू x-1, ठीक है। जबकि डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, a इंटू ये वाला x इंटू x-1 प्लस b इंटू x-1 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर वाली टर्म एंड राइट साइड की डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम थी, कैंसिल आउट कर दिया हम लोगों ने। 2 इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ। अब बेशक आप लोग इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करवा दें। ax इंटू एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ax इंटू -1 मेरे पास क्या हो जाएगा, -ax हो जाएगा। प्लस b इंटू एक्स क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा। माइनस b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग पेयर्स बना के लिख लेते हैं। जो स्क्वायर वाली टर्म है, जो एक्स वाली टर्म्स है उनका, ये देखें ये मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस सी, और इसी स्टेप में मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन करके लिख दिया, सो दैट मुझे पता लग जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन है। उसके बाद ये मेरे पास एक्स वाली टर्म्स है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस बी माइनस ए, और इसी स्टेप में मैंने यहाँ से इन दोनों से एक्स कॉमन करके लिख दिया और यहाँ पे मेरे पास सिंपल कॉन्स्टेंट यानी बी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको सिंपली राइट साइड से कंपेयर करना है। अगर मैं लिखूँ a प्लस सी, लेफ्ट साइड सॉरी कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें तो क्या आपको लेफ्ट साइड पे कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, नहीं आ रही ना। तो मतलब हम लोगों ने बेसिकली इस स्टेप में कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, ठीक है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी किया था।
ए प्लस सी है, इसके साथ मेरे पास एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर करना, क्या लेफ्ट साइड में मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है? नहीं मौजूद ना, तो हम लोग उसके साथ लगा देंगे 0। ए प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैं लिख रही हूँ बी माइनस ए, इसके साथ क्या है? कोफिशिएंट मेरे पास एक्स है, मैंने कंपेयर करना है लेफ्ट साइड के साथ, तो क्या वहाँ पे कोई एक्स वाली टर्म मौजूद है? नहीं है ना, तो हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू 0। उसी तरह से माइनस बी इज कॉन्स्टेंट ना, कॉन्स्टेंट वाली टर्म क्या लेफ्ट साइड में मौजूद है? जी हाँ मौजूद है, क्या है? 2 मौजूद है, ठीक है। नेगेटिव साइन को मूव करवाएं राइट साइड पे, तो मेरे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू सिंपली मेरे पास यहाँ से आ गई, जो कि आ रही है -2, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में पुट करते हुए हम लोग एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी मैं लिख सकती हूँ इसकी जगह -2 माइनस ए इक्वल्स टू 0। माइनस ए हो जाएगा, -2 है, जब ये जाएगा राइट साइड पे तो मेरे पास +2 हो जाएगा, ठीक है। मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड, सॉरी ए नेगेटिव साइन को राइट साइड पे, तो मेरे पास -2 आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू भी मेरे पास -2 आ गई। सी की वैल्यू सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, यानी मैं ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, यानी -2 + सी इक्वल्स टू 0। -2 को मूव करवाएंगे मैं राइट साइड पे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, यानी मेरे पास सी की वैल्यू आ गई 2। बी की वैल्यू सिंपली कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हुए आ गई। ए की वैल्यू सिंपली मैंने यहाँ पे पुट की, तो मेरे पास बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ए की वैल्यू आ गई, एंड ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो फिर सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिंपली जो मैंने ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकाली है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, ठीक है। और इन पे फिर अलग-अलग से इस पे भी और इस पे भी इंटीग्रल अप्लाई कर दूँगी, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, ठीक है। अब जो मैंने ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकाली है वो सिंपली मैं यहाँ पे पुट करूँगी। ए की वैल्यू क्या आ रही थी? मेरे पास -2 आ रही थी, तो मैं लिख सकती हूँ -2 डिवाइडेड बाय एक्स। उसी तरह से बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी? -2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी? 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। ठीक है, अब क्या करूँगी? देखिए -2 इज कांस्टेंट, -2 एंड 2, तो ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है उनको तो पहली फुर्सत में हम लोग इंटीग्रल से बाहर करके लिख देंगे, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल से बाहर करके लिख देंगे, +2 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर करके लिख देंगे, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 dx। अब मैंने आप लोगों को चैप्टर 6 के स्टार्ट में ही बताया था कि जब भी आप लोग के पास फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो, तो हम लोग उसको किस तरह से लिखेंगे? -2 नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर बाई टर्म, यानी x के इक्वल, ठीक है। देखिए अब मेरे पास फंक्शन क्या है, यानी मैं अगर डेरिवेटिव लेना चाहूँ x का, तो वो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। बच्चों जब भी आप लोगों के पास कुछ इस तरह का सीन हो कि आप लोगों के पास फंक्शन डिनोमिनेटर में हो जिसका अगर आप लोग डेरिवेटिव लें तो वो न्यूमिनेटर में मौजूद हो, तो आप लोगों ने सिंपली उसको लिख देना है ln ऑफ डिनोमिनेटर बाई टर्म, यानी x, ठीक है। आगे आ जाएगा मेरे पास -2। अब यहाँ पे मैं इस एक्स स्क्वायर को अगर न्यूमिनेटर में ले जाना चाहूँ, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है, जैसे मैं न्यूमिनेटर में लेके जाऊँगी मेरे पास पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस ये वाला 2। उसी तरह से देखें x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ x माइनस 1 का, तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है? डेरिवेटिव ऑफ x 1 के इक्वल होता है, एंड डेरिवेटिव ऑफ -1 मेरे पास 0 के इक्वल होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 1 माइनस 0 मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन देखें मेरे पास जो फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो क्या मैं इसको भी लिख सकती हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। इस स्टेप में प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल आ रहा है। -2 यहाँ पे हम लोग बेसिकली पावर रूल अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल वाला पावर रूल। इंटीग्रल वाले पावर रूल में हम लोग क्या करते हैं? -2 जो पावर होती है उसमें हम लोग +1 लगाते हैं और वही सेम पावर को हम लोग डिनोमिनेटर में भी करके लिख देते हैं, ठीक है। आगे आ जाएगा +2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1, प्लस इस स्टेप में हम लोग लिख देंगे c, जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है। इस c को तब लिखेंगे जब हमारे पास उस स्टेप में कहीं भी इंटीग्रल नहीं दिखेगा। ये हो जाएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ x -2, ये हो जाएगा x पावर -2 प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, +2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ये हो जाएगा -2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2, और इस x को अगेन मैं नीचे डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो मेरे पास x पावर 1 हो जाएगी, पॉजिटिव 1 हो जाएगी, +2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, और अगर आप लोग मजीद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो तब भी ठीक होगा, ठीक है। बस अब एक और स्टेप करना है कि हम लोगों ने ये वाली जो वैल्यू आई, बेसिकली आई की वैल्यू आई है ना, इक्वेशन नंबर 1 में वापस से पुट कर देनी है। वैसे बेशक इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें, ठीक है। ये मेरे पास आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे वापस से पुट कर देनी है, यानी इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल इंटीग्रल तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इंटीग्रल ऑफ आई की डायरेक्ट जगह हम लोग क्या लिखेंगे? -2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बेशक इंटीग्रल जो है वो अलग से x पे भी अप्लाई कर दें और 1 पे भी अप्लाई कर दें, यानी मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ x
और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1, ठीक है। एंड ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 ln ऑफ x प्लस 2/x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। यहाँ पे भी अगेन पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे कि जो इस x की पावर पहले से मेरे पास क्या है, 1 है, मैं 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, वही सेम पावर को हम लोग डिनोमिनेटर में यूज़ करेंगे, प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये हमारे पास होता है x के इक्वल। कैसे होता है, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 है ना, तो मैं इसको x पावर 0 करके लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी भी वेरिएबल की या किसी भी कांस्टेंट की अगर पावर 0 है तो वो हमारे पास 1 के ही इक्वल होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई कर दूँ, यानी 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, x पावर 0 + 1 मेरे पास 1 आएगा, डिवाइडेड बाई x + 1 0 + 1 मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। और नीचे 1 लिखा हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास 1 आता है, तो डायरेक्टली मैं इसकी जगह 1 लिख रही हूँ, x लिख रही हूँ, ठीक है। -2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2/x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, x² / 2 प्लस x माइनस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2/x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। और अगर आप लोग मज़ीद यहाँ पे लॉग वगैरह की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तब भी ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा बता देती हूँ क्या इस क्वेश्चन में किया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारे पास मसला क्या आ रहा था कि हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की पावर जो थी वो न्यूमिनेटर की पावर मेरे पास बड़ी थी एंड डिनोमिनेटर की पावर मेरे पास छोटी थी। तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है, उसको मैंने इस तरह से करके लिख दिया। इस चीज़ पर मुझे कैलकुलेशन वगैरह करनी थी, इस वजह से मैंने इसको आय करते हुए इस इक्वेशन नंबर 1 कर दिया, ठीक है। इसको मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया। पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद कंपेयर करते हुए मैंने यहाँ पे ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकाल ली। तीनों टर्म्स पे मैंने ए बी एंड सी पे भी इंटीग्रल अप्लाई करते हुए उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट की। जो कांस्टेंट वाली टर्म थे उनको इंटीग्रल से बाहर करके लिखा। फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में हो, डेरिवेटिव उसका न्यूमिनेटर में मौजूद हो, तो वो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म के इक्वल होता है। माइनस यहाँ पे हम लोगों ने पावर रूल अप्लाई किया और यहाँ पे भी हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ इस चीज़ के इक्वल आ गया, डिनोमिनेटर के इक्वल। ये हम लोगों ने मजीद सॉल्व करते हुए यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, यानी आई की जगह उसकी वैल्यू पुट की। पुट करने के बाद यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई किया और हमारे पास यहाँ तक आंसर आ गया। मैं आपको बता रही हूँ आप लोग मजीद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये लॉग वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करते हुए इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी ठीक है, ठीक हो गया। बच्चों एफ पार्ट भी बहुत आसान है। इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई x² - 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यानी अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करूँ तो मैं लिख सकती हूँ इसको a डिवाइडेड बाय, चलें इसको पहले हम लोग किस तरह से करके लिख देते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, मैं लिख सकती हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला बेसिकली यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, आप लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास x² -1 का स्क्वायर मेरे पास इस चीज़ के इक्वल होगा, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये मेरे पास फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। अब अगर मैं इस चीज़ को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना चाहूँ, यानी मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 को अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास आएगा a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ले लेना है एलसीएम, यानी कैसे मैं एलसीएम लूँगी, ये 2 टर्म्स है, इसमें हम लोग आसानी से वो कर सकते हैं। जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर ले, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई कर ले। a इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर वाली टर्म एंड राइट साइड की डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम है, इस वजह से उनको कैंसिल आउट कर देंगे। 1 इक्वल्स टू इसी स्टेप में आप लोग मल्टीप्लाई कर लें। a इंटू एक्स क्या हो जाएगा, a एक्स हो जाएगा, प्लस a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स क्या हो जाएगा, b एक्स हो जाएगा, माइनस b इंटू 1 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जो एक्स वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करके लिख दें, यानी मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी, और इस स्टेप में मैं x को कॉमन ले रही हूँ, उस तरह से प्लस a माइनस बी का पेयर बना के लिख देती हूँ। ये कांस्टेंट वाली टर्म है, ठीक है। अब अगर मैं इनको लेफ्ट साइड से कंपेयर करूँ तो क्या मेरे पास लेफ्ट साइड पे x वाली टर्म मौजूद है, नहीं मौजूद ना, तो मैं लिख देती हूँ उसको a प्लस बी इक्वल्स टू 0। मैंने लेफ्ट साइड से कंपेयर किया, मेरे पास x वाली टर्म कोई मौजूद नहीं थी लेफ्ट साइड पे, इस वजह से मैंने a प्लस बी को इक्वल्स टू 0 लिख दिया। जबकि a माइनस बी को मैं लिख सकती हूँ इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये मेरे पास कांस्टेंट वाली टर्म है। कांस्टेंट वाली टर्म मेरे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद है जो कि 1 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला क्या आ रहा है कि ना हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है, ना हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू निकल रही है। तो आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि माइनस बी को अगर आप लोग मूव करवाएं, इस वाली इक्वेशन की मैं बात करी इस वाली की, ठीक है। अगर माइनस बी को आप लोग मूव करवाएं अपनी क्या बोलते हैं राइट साइड पे, तो आप लोग के पास आ जाएगा 1
प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सी ए की वैल्यू मेरे पास आई है वो मैं सिंपली यहाँ पे पुट कर देती हूँ, यानी इस ए की जगह मैं पुट कर सकती हूँ, यानी 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, यानी 1 प्लस इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है और इसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 0। 1 है दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास -1 हो जाएगा, b इक्वल्स टू -1/2 मेरे पास आंसर आ गया, यानी 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ क्या डिवाइड हो गया, मेरे पास यहाँ से b की वैल्यू आ गई जो कि -1/2 आ रही है। अब मैं सिंपली b की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी, यानी a इक्वल्स टू मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस -1/2, तो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 - 1/2, मेरे पास क्या आता है 1/2 आंसर आता है, तो a की वैल्यू भी मेरे पास यहाँ से निकल आई। ठीक है, आसान। ठीक है, ये वाले काम आप लोग पिछली क्लासेस में करके आ चुके हैं, बहुत आसान है ये। ठीक है, इस तरह से मैंने ए की वैल्यू भी निकाली एंड बी की वैल्यू भी निकाल ली। जब वैल्यूज़ निकाल लेते हैं तो हम लोग वापस से यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी मैं लिख सकती हूँ, अब मैंने इंटीग्रल इस पे भी अलग से अप्लाई कर देना, क्योंकि इस और इस पे भी, यानी मेरे पास मेन क्वेश्चन ये था ना इंटीग्रल ऑफ दिस, जिसको हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, मैं इस पे भी इंटीग्रल अलग से अप्लाई करूँगी, यानी मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस 1, उसी तरह से प्लस इंटीग्रल ऑफ b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी 1/2 आ रही थी। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और b की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही थी -1/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 dx। ठीक है, पहली फुर्सत में 1/2 जो कांस्टेंट है उनको बाहर करके लिख देंगे, यानी 1/2 इधर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ अंदर मेरे पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस 1 dx। ठीक है, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/2 इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और इसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ, यानी डिनोमिनेटर बाई टर्म, यानी मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। ठीक है, उस तरह से -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है, प्लस 7 आ जाएगा c, जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है, क्योंकि देखिए x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, जो कि मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, उसी तरह से x प्लस 1 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है 1 होता है, जो कि मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो मैंने उसको ln ऑफ डिनोमिनेटर बाई टर्म की इक्वल करके लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग बेशक इसी स्टेप में 1/2 यहाँ पे भी है 1/2 यहाँ पे भी है, कांस्टेंट मतलब कॉमन करके लिख दिया, अंदर मेरे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ठीक है, प्लस c, और आप लोग बेशक यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि मेरे पास, मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, यानी ln ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी जिसके साथ नेगेटिव साइन होता है वो टर्म जाती है हमारे पास डिनोमिनेटर में, सॉरी। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्या किया मैंने इस पार्ट में, मैंने सिंपली यहाँ पे इस पार्ट को सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज़ करते हुए पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हुए यहाँ पे एलसीएम वगैरह लिया। एलसीएम लेते हुए इसी स्टेप में मैंने ए एंड बी को मल्टीप्लाई करवा दिया उस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैंने यहाँ पे कंपेयर करते हुए इनको इक्वल्स टू उस चीज़ की इक्वल लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे मजीद ए एंड बी की वैल्यूज़ निकालते हुए दूसरी क्वेश्चन में पुट करते हुए ए एंड बी की एक्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल ली। वैल्यूज़ निकालने के बाद मैंने वापस से इसी जगह पे पुट किया, इंटीग्रल अप्लाई किया, इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद ये फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, जी पार्ट हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ -x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 dx। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर मतलब फॉर्म है। देखें, डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है और नोमिनेटर में पावर छोटी है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब देखें, डिनोमिनेटर में हम लोग ले लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे हम लोग लेंगे, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मतलब एलसीएम में हम लोग दरमियान में कोई ऐसी दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आए, यानी 2 1 मेरे पास क्या होता है 2 आए। ठीक है, कोई ऐसी दो टर्म्स को मैंने दरमियान में लिखना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास दरमियान वाली वैल्यू आए और उनको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये 2 वाली वैल्यू आए। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे खुद से लिखना चाहूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, मतलब मैंने यहाँ पे -2x प्लस x को लिखा। अब देखें -2x प्लस x मेरे पास -x आता है एंड एंड 2 × 1 मेरे पास इसके साथ कॉन्स्टेंट 1 है, तो 2 × 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे मिड टर्म ले रही हूँ ना, ये हो जाएगा मेरे पास -x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से इन दोनों टर्म्स का पेयर बना रहे हैं और इन दोनों का, और इनको कॉमन लेते हुए आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। यानी यहाँ से मैं क्या चीज़ कॉमन ले सकती हूँ, 2x में कॉमन ले सकती हूँ, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्लस यहाँ पे 1 मैं यहाँ से कॉमन लूँगी, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ -x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ -x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू, मतलब a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय
2x प्लस 1, क्योंकि दोनों लीनियर फंक्शन है तो दोनों लीनियर फंक्शन के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, एक के ऊपर आएगा a और एक के ऊपर आ जाएगा b। ठीक है, अब लेंगे राइट साइड पे हम लोग एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, जो क्रॉस में वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई करें। a इंटू 2x प्लस 1, मेरे पास a इंटू 2x प्लस 1 आ जाएगा, b इंटू x माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड की डिनोमिनेटर बाय टर्म एंड राइट साइड की डिनोमिनेटर बाय टर्म सेम है, इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे इसी स्टेप में a को मल्टीप्लाई करवा दे 2x के साथ, तो मेरे पास 2ax हो जाएगा, प्लस a इंटू 1 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस b इंटू x क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, माइनस b इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने मतलब पेयर्स बनाते हुए लिखना है, यानी मैं लिख सकती हूँ इसको। देखिए मेरे पास एक्स वाली टर्म है और एक्स वाली टर्म है, तो मैं लिख देती हूँ 2a प्लस b, और इसी से मैं इसी स्टेप में मैं x को कॉमन करके लिख देती हूँ। ये मेरे पास सिंपल कांस्टेंट वाली टर्म है, तो मैं लिख सकती हूँ प्लस a माइनस b, इनका मैंने पेयर बना के लिख दिया। अब मैंने इनको कंपेयर करना है लेफ्ट साइड से, मैं यानी लिख सकती हूँ 2a प्लस b इक्वल्स टू एक्स वाली टर्म क्या आपके पास लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है, जी हाँ अवेलेबल है। उसके साथ कांस्टेंट क्या है, -1 है, तो आप लोग लिख देंगे -1। देखिए साइंस का भी ध्यान रखना है, -1 जो है वो कांस्टेंट है इसके साथ, तो -1 लिखेंगे, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, एक्स वाली टर्म को कंपेयर किया लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास एक्स वाली टर्म मौजूद थी, लेकिन उनके साथ जो कांस्टेंट था सिर्फ वो आप लोगों ने लिखना है, क्योंकि एक्स एंड एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉमन लेते हुए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने इसको इस चीज़ के इक्वल लिख दिया। अब आते हैं कांस्टेंट वाली टर्म पे, यानी मैं लिख सकती हूँ a माइनस बी, ये कांस्टेंट वाली टर्म है। क्या लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास कांस्टेंट वाली टर्म अवेलेबल है, जी हाँ अवेलेबल है। उसके साथ क्या है टर्म -3 है, साइन समेत लिखेंगे यानी -3। ठीक है, अब आप लोग किसी एक की वैल्यू निकालते हुए दूसरी में पुट करें और आपके पास दोनों वेरिएबल्स के आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, यानी मैं अगर -b को मूव करवाना चाहूँ अपने राइट साइड पे, तो मेरे पास प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो सी मेरे पास a की वैल्यू आई है वो मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करते हुए किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ, फिर दूसरे की वैल्यू उस तरह से निकाल लेंगे, यानी मैं 2a की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगी, यानी -3 प्लस b इक्वल्स टू -1। 2 3 सर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस बी इक्वल्स टू -1। इसके साथ भी कांस्टेंट बना है, इसके साथ भी कांस्टेंट बना है, तो क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा इक्वल्स टू -1। 2b -1 -6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू -1 + 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, b इक्वल्स टू दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, एंड b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 5/2 आ गई। ठीक है, अब ये जो सी b की वैल्यू है ये मैं इसमें पुट करती हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी -3 + 5/2 और -3 + 5/2। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 को इसके साथ तो मल्टीप्लाई करवाया नहीं, इस b के साथ, तो मेरे पास 2b आएगा, 2b + 1 मेरे पास 3b आएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आई, 5/3 आई। ठीक है, तो 5/3 यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इस b की जगह, तो मेरे पास क्या आंसर आता है, -4/3 आता है। तो a की वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ गई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसको ठीक कर लें बेशक आप लोग। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करते हुए यहाँ से मैंने सबसे पहले तो कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए p की किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हुए किसी एक वेरिएबल की तो पहले वैल्यू निकाल लेना, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करते हुए उसी वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास a एंड b दोनों की वैल्यूज आ गई। अब वापस से मैंने किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है। ठीक है, और इन पर इंटीग्रल अप्लाई करते हुए मजीद इनको सॉल्व करना है, यानी मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ b डिवाइडेड बाय 2x + 1। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट करूंगी, a की वैल्यू मेरे पास क्या है, -4/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ b की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5/3 डिवाइडेड बाय 2x + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो उनसे कांस्टेंट है इनको तो आप लोग पहले ही इंटीग्रल से बाहर करके लिखते हैं, अंदर क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1। ठीक है, अब क्या करें, देखिए x माइनस 1 का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, 1 होता है, जो कि मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकती हूँ, यानी ln ऑफ x माइनस 1। ठीक है, प्लस अब देखिए मेरे पास 2x + 1 का अगर मैं डेरिवेटिव चेक करूँ तो मेरे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x मेरे पास क्या आता है, 2 इज कांस्टेंट एज इट इज आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, तो मेरे पास 2x + 0 मेरे 2 × 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, 2 + 0 मेरे पास 2 आ जाएगा, यानी डेरिवेटिव मेरे पास 2x + 1 का क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी मेरे पास न्यूमिनेटर में होना चाहिए 2। तो मैं क्या करूंगी, मैं खुद से 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दूंगी एंड खुद से 2 को डिवाइड भी करवा दूंगी। अब देखें खुद से मैंने जब 2 को मल्टीप्लाई करवाया तो उसका ऑपोजिट मुझे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा, मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 3 इधर हो जाएगा 6, एंड अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इंटीग्रल ऑफ 2x + 1। ठीक है, और साथ आ जाएगा प्लस c जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है, और ये हमारे पास आंसर आ गया सिंपली। ठीक है, क्या किया मैंने इस स्टेप में, मेरे पास देखें मैंने आपको बताया कि जब भी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव
न्यूमरेटर में मौजूद हो तो हम लोग उसको ln ऑफ डिनोमिनेटर वाली टर्म के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मसला क्या आ रहा था कि हमारे पास न्यूमरेटर में वो जो 2 था ना वो नहीं था, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हम लोग खुद से मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं, तो हमने खुद से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब मल्टीप्लाई करवाया तो उसका ऑपोजिट डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। 3 2 हो जाएगा 6, जबकि यहाँ पे मेरे पास जो है वो मैं इसको इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस c, जो कि इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट है, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट ई एफ एंड जी। बाकी के पार्ट्स बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है। लेकिन बच्चों आप लोगों ने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको बहुत अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी इसको चॉइस में छोड़ देते हैं तो आगे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए आपको दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा, तो पहले ही आप लोग इसको सही से कर लें, सही से इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये ICS और इंजीनियरिंग वाले पूरी ज़िंदगी ये इंटीग्रेशन पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्टिंग से ही सही से लेके चलें, सही से इसकी प्रैक्टिस करें। बाकी फार्मूलाज वगैरह याद करें जो कि आपके बुक के पेज नंबर 144 एंड 145 पे अवेलेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।